पान की पीक का दूसरा भाग। अगर आपको ध्यान होगा तो ठीक है, अन्यथा मैं फिर से उसी पंक्ति को दोहरा देता हूँ जिससे पान की पीक का पहला भाग अपने गंतव्य तक पहुँचा था। मैं पंक्ति फिर से बोलते हुए आगे की ओर बढ़ जाऊँगा। तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मुग़ल भी पान के काफ़ी शौकीन रहे होंगे। मेरा ऐसा सोचने का बड़ा ही ठोस आधार है। पता नहीं इतिहासकार मुझसे इत्तेफाक रखें या ना रखें। हो सकता है मैं ही उनकी सोच का रुख एक दूसरी तरफ मोड़ दूं। कुछ भी तो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शहंशाह ने अपने किलों में तैनात सिपाहियों के लिए दिन भर पान खाने का फरमान जारी कर रखा होगा। शहंशाह ने सोचा होगा कि जो सिपाही दिन भर किले और उनकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, पान खाते रहने से उनका मन बहलेगा और जिससे उनकी ऊर्जा भी बनी रहेगी। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, मोनोटोनी ब्रेक होगी। और फिर इधर उधर पान की पीक थूकने से सफ़ेद किले की छटा जार जार ना हो जाए, तो शहंशाह ने सोचा होगा कि क्यों ना लाल ही करवा लें। आखिर इतने सिपाही हमारी सुरक्षा में किले के चारों तरफ तैनात रहते हैं, समय काटने के लिए अगर पान खा ही लें तो हर्ज ही क्या है। दूसरा ठोस सबूत ये है कि बचपन में मैं जब आगरे गया था, आगरा वालों से मैंने ऐसे ही सुना है, मैं तो आगरे से हूँ, तो लाल किले के आसपास काफ़ी सारे सुपारी के पेड़ देखे थे। बिन सुपारी पान क्या, तो दिखते तो वो पेड़ बिल्कुल ताड़ के पेड़ की ही तरह हैं, पर दोनों में चॉक एंड चीज़ वाला डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत लोग नहीं निकाल पाएंगे, पर मैं इसलिए निकाल पाता हूँ कि एक वैसा ही सुपारी का पेड़ मेरे घर में भी था। उसकी भी काफ़ी रोचक यादें मेरे जीवन से जुड़ी हैं। खैर फिर कभी। हाँ, तो आज आगरे में वो पेड़ किले के आसपास दिखें या शायद कट गए हों तो ना दिखें, पर शहंशाह ने ही उन्हें लगवाया होगा। बाकी शहंशाह ने यही सोचकर दीवारें लाल करवाई होंगी कि वो हमेशा लाल ही बनी रहें, पीक उसमें कैमोफ्लेज होता चला जाए। ऐसा मैं इसलिए भी सोच रहा हूँ कि गिन रहे हैं ना, तीसरा ठोस वाला है वही आधार। एक बार मैं अपने एक बचपन के मित्र से मिलने उसके स्कूल गया जहाँ वह शिक्षक था। उसका स्कूल मिडिल से शुरू होता है, पर वो अपने आप में पूर्ण है। मित्र नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे अपना पूरा स्कूल घुमा कर दिखाया। कोई अंग्रेज़ अगर इस वाक्य को अंग्रेज़ी में ठीक से ट्रांसलेट नहीं करेगा तो यही लिखेगा, ही रोटेटेड हिज एंटायर स्कूल एंड शोड हिम। हम अपने पर ही क्यों हंसते हैं जब ठीक से हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर पाते हैं। अंग्रेज़ भी ऐसे ही हंसी के पात्र बन सकते हैं हिंदी टू अंग्रेज़ी करते हुए। खैर, हिंदी टू इंग्लिश से कुछ याद आया। एक बार मेरे एक स्टूडेंट राहुल कुमार, जो काफ़ी दिनों से छुट्टी मार रहा था, से मैंने पूछा कि अरे नालायक, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। उसने बहुत ही इनोसेंटली कहा था, सर, आई वॉज बिटन बाई द सन ऑफ ए स्नेक। वह कोई छोटा सपोला रहा होगा जिसने उसे काटा होगा। स्नेक के भी सन या डॉटर हो ही सकते हैं। ट्रांसलेशन भाषा को नया आयाम तो देता ही है। मैं भटकता बहुत हूँ, पर इसी में तो चीज़ों का मज़ा है। मनुष्य हूँ, ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, कनेक्शन तो निकलेंगे ही। तो जब मित्र ने अपना स्कूल घुमा के दिखाया तो मुझे वहाँ एक चीज़ समझ नहीं आई। सभी कक्षाओं की डेस्क काले रंग से रंगी हुई थी, काफ़ी विभत्स सी लग रही थीं। मैंने मित्र से इसका कारण पूछा तो उत्तर मिला, हमारे प्रिंसिपल साहब बच्चों की महानता से काफ़ी परेशान रहते हैं। बच्चे अपने ज्ञान को इस प्रकार डेस्क पर लिख लिख कर प्रदर्शित कर रहे थे कि वो उन चीज़ों को पढ़कर काफ़ी, अब मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं उनकी मनस्थिति बताने के लिए। यूँ समझ लें, अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है तो उसके प्रोफेसर अस्थाना हो जाते थे। समझ तो आप गए ही होंगे। अंततः उन्होंने सारी डेस्क ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए काली ही रंगवा दी, लिखो और लिखते ही रहो, हम भी खुश तुम भी खुश। शहंशाह ने दीवारें लाल करवाईं
प्रिंसिपल साहब ने डेस्क गाली। मैं यही सोचकर विस्मित हो रहा हूँ कि हम लोग क्यों अपने यहाँ बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम भी मुग़लों की तरह अपनी इमारतों को लाल बनवा ही सकते हैं। वैसे अंग्रेज़ भी अपनी इमारत और किले लाल ही रखते थे। शायद उन्होंने ये भाप रखा था कि हम हिंदुस्तानियों के खून के धब्बे उन पर ज़रूर पड़ेंगे। खैर छोड़िए इन बातों को। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ और इधर कुछ महीनों से सोच ही रहा था कि अपने लिए एक लाल शर्ट सिलवा लूँ। पैसे जोड़ ही रहा था कि कोरोना का संकट आ गया। फिर भी आप जानना चाह रहे होंगे कि मैं लाल शर्ट ही क्यों सिलवाना चाह रहा था। कारण यही है, पान की पीक। ना ना ना, मैं पान नहीं खाता। इसलिए नहीं खाता कि खाना नहीं चाहता, बल्कि मेरे घर में नहीं चलता। काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा, मेरे घर में मीट नहीं चलता। राहुल कुमार के शब्दों में, मीट इज़ नॉट एबल टू वॉक इनसाइड माई हाउस। बस वही मीट की तरह मेरे घर में पान नहीं चलता। अब अगर आपके बड़े नहीं खाएं तो आपको शोभा नहीं देगा। शुरू शुरू में मेरे पापा काफ़ी खाते थे, पर बाद में उन्होंने छोड़ दिया। बेचारे काफ़ी दुखी रहते थे। जिस दिन उन्हें तनख्वाह मिलती थी, आधी से ज़्यादा वो अपने पान के खाते में जमा कराते थे। पर यह उनके पान छोड़ने का कारण नहीं था। उनका पान मेरे कारण छूटा। वो मेरा जन्मदिन था। पापा गुब्बारे फुला रहे थे और इतने मग्न थे कि पहले वाले गुब्बारे में उन्होंने हवा की जगह अपनी पूरी पीक भर दी थी। शायद मम्मी पीछे से उन्हें कुछ बोल रही होगी। ये भी एक कारण हो सकता है उनके ध्यान के भटकने का। वो गुब्बारा केक के बिल्कुल ऊपर टंग गया। पार्टी में काफ़ी लोग आए थे और गुब्बारा फोड़ना तो एक रिवाज है। पापा ने फिर पान की ओर कभी रुख नहीं किया। दादी माँ खाती थीं, मीट नहीं पान, पर अब वो नहीं हैं। एक बार बचपन में जब मेरा टिफ़िन बॉक्स स्कूल में खो गया था, तो मम्मी ने दादी के पानदान में कुछ हफ्तों तक मुझे टिफ़िन दिया था। ध्यान दें, मैंने पानदान कहा है, पीकदान नहीं। पहले पैसे का वैल्यू हुआ करता था और हर चीज़ तुरंत तुरंत नहीं खरीदी जाती थी। दादी माँ के पास एक्स्ट्रा पानदान था तो वक्त पर काम आ गया। बाद में मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम में भी पेंसिल बॉक्स की जगह दादी माँ का पानदान ले जाता था। मुझे लगता था कि परीक्षा हॉल में दादी का एहसास मुझे प्रश्न पत्र को ठीक से हल करने में मदद देगा, और ऐसा हुआ भी। वैसे ऐसा मैंने अपने सहपाठी गुड्डू को देखकर किया था। गुड्डू भी अक्सर अपने घर की कोई वस्तु स्कूल लेकर आ जाता था और कक्षा के बीच मुझे दिखाता था। एक बार वो अपनी मम्मी का बेलन ले आया था। शायद उसके पापा ने उसके बैग में छुपाया होगा और सुबह निकालना भूल गए होंगे। एक बार वो एक अजीब सा ब्रश भी लेकर आया था। कह रहा था कि इसी से उसके पापा अपना बाल रंगते हैं। खैर, मैं भागलपुर और लाल शर्ट पर दोबारा आता हूँ। मैं यहाँ सवारी के तौर पर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उन देशभक्तों का जो सड़कों पर मन भर, जी हाँ, दोनों अर्थों में मन भर पीक विसर्जित करते ही रहते हैं। मुझे अपने व्यक्तिगत स्तर पर सड़क पर पड़ी पीक और सड़क पर चलती गाड़ी से ही पीक थूकने वालों से दो फ़ायदे महसूस होते हैं। जब भी मैं तेज़ मोटरसाइकिल चलाता हूँ और अनायास सी नज़र नीचे सड़क पर जाती है, तो सड़क पर पड़ी पीक बिल्कुल खून के धब्बों सरीखी प्रतीत होती है। लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है और सड़क पर उसका खून पड़ा है। अगर पीक ताज़ी होती है तो ऐसा लगता है कि अभी अभी लाश को यहाँ से हटाया गया है। शायद जिसका खून पड़ा है वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा हो। ये भाव मन में आते ही मैं पुनः शांत भाव से स्थिर होकर मध्यम या शून्य गति पर आ जाता हूँ। सड़क पर हर जगह पड़े पीक के खून सरीखे धब्बे मुझे सही समय पर बार बार वार्निंग दे देते हैं। पता नहीं बाकी शहरों में ऐसा है कि नहीं, पर मेरे भागलपुर में तो ऐसा ही है। अगर ऐसे लोग शहर के सौंदर्यीकरण में लगे हैं तो गलत क्या है। कुछ लोग सड़कों को लाल कालीन सा ही तो बनाना चाहते हैं। कौन नहीं रेड कारपेट पर चलना चाहता। हाँ, जो लोग चलती गाड़ी से ही पीक विसर्जित करते हैं
वो भी इस मानसिकता के साथ कि सूने रेगिस्तान में वो अकेले ही चल रहे हैं, ना उनके आगे कोई है और ना ही पीछे। मुझे शुरू शुरू में कुछ दिक्कत ऐसे लोगों से आई थी, पर बाद में मैंने एडजस्ट कर लिया। आखिर सड़कों पर मेरी जान बचाने वाले सुरक्षा रूपी चिन्हों के जनक तो ऐसे ही लोग हैं। एक बार मैं एक बस को ओवरटेक कर रहा था। आधी बस ओवरटेक हो चुकी थी, आधी बची थी। मैं हाईजैक नहीं, ध्यान दें, ओवरटेक बोल रहा हूँ। तभी अचानक से मेरे सिर पर कोई गर्म तरल अपने पूरे वेग से आ गिरा। जब तक मैं कुछ सोच पाता, वह तरल मेरी आंखों में रिस कर आ गया और मेरा चश्मा तो उसके छींटों से पहले ही धुंधला हो चुका था। ये बात उन दिनों की है जब मैं हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता था। तभी हेल से मिट कर गया, पर फिर भी असर कुछ इतना जल्दी नहीं पता चला। असल में उन दिनों से ही मेरे सिर पर बाल कुछ कम ही थे। सिर पर बाल कम होने के बहुत फ़ायदे होते हैं, इस पर मैं बाद में फिर कभी विस्तार से बताऊंगा। खैर, सिर पर बाल कम थे, या यूँ कहिए कि या यूँ कहिए कि कम थे और नहीं थे कि बीच वाली स्थिति में थे। मैथ्स वाले बोल सकते हैं 0 से 3 या 4 वाली स्थिति जो एक्स एक्सिस पर होती है उसी में होंगे। हंसे नहीं, 2 अंकों के बीच भी कितने भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अलग बात है कि दिखते नहीं हैं पर होते हैं। अभी एक्स एक्सिस से बाहर निकलते हैं तो जो भी एकाध थे तो उन पर हवा लगती थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। पर अभी मैं सन्न रह गया। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि चलते चलते मेरा सिर अपने आप कैसे फूट सकता है। घ्राण शक्ति यानी सूखने की शक्ति ने गाड़ी किनारे लगाते लगाते यह महसूस करा दिया था कि यह पीक है। शुरू में काफ़ी क्रोध आया, पर बाद में मैंने दिल ही दिल में उस परोपकारी पुरुष या शायद महिला जो भी हों जिसने मुझ पर पीक विसर्जित की थी, उसे धन्यवाद दिया। शायद ऊपर वाले ने मेरी ही सुरक्षा के लिए उस शरीर को माध्यम बनाया हो जिसने मुझ पर अपनी पीक विसर्जित की होगी। मुझे महसूस हुआ कि अगर मेरे सिर पर हेलमेट होता तो मैं इस पीक के वार से बच जाता। उसी दिन मैं एक स्टड्स कंपनी का हेलमेट खरीद लाया और आज तक उसका बिना चूक इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, उस हेलमेट का रंग तो आप समझ ही गए होंगे मैंने कौन सा चुना होगा। ठीक समझे। कुछ लोग कार, ऑटो या मोटरसाइकिल चलाते वक्त अचानक ही मुंह बगल करके सुर्र से पीक विसर्जित कर देते हैं। वह भूल जाते हैं कि उनके पीछे भी कोई आ रहा होगा। वही रेगिस्तान वाले हैं वो। शुरू में उनसे भी मुझे काफ़ी शिकायत थी, पर अब मैं ऐसे लोगों का काफ़ी आदर करता हूँ। एक बार ऐसे ही एक वाक़ये में सामने वाले ने, जो कि स्कूटर से जा रहा था, ने पीक विसर्जित कर दी जो मेरे चेहरे और कपड़ों पर आ गिरी। मुझे पता नहीं 7वां आसमान कहाँ होता है, पर मेरा क्रोध वहाँ तक पहुँच चुका था। जवानी के दिनों की बात है। उन दिनों अखाड़े में ज़्यादा समय बीतता था और किसी को धोबी पाट देना एक मामूली सी बात हुआ करती थी। क्रोध से वार्म अप खुद ब खुद हो चुका था। तीव्र गति से मोटरसाइकिल चलाते हुए उनका पीछा किया। शादीशुदा मनुष्यों का सबसे घृणित शब्द उनकी पत्नी के भाई का रिश्ता होता है। जो शादीशुदा नहीं होते हैं वो भी बड़े बूढ़ों को सुनते सुनते इस शब्द का सही उच्चारण सीख ही लेते हैं। तो मैंने भी काफ़ी क्रोध में पीछे से ही उन्हें ललकारते हुए कहा, वो पहले वाला शब्द, कहीं भी थूक रहे हैं, ससुर ने दहेज में सड़क दे दी है, बेशर्म कहीं के। उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोकी और लाल तमतमाते चेहरे के साथ पीछे की तरफ देखा। उन्हें देखते ही मैं सन्न रह गया। वो मेरे कॉलेज के ज़माने के एक प्रोफेसर थे। पीछे से मैं उन्हें नहीं पहचान पाया, उनका क्लास कम ही करता था, नहीं तो पीछे से उन्हें ज़रूर पहचान जाता। चली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली एक समान। मैंने तुरंत उनका पैर पकड़ा और वहीं सड़क पर लोट लोट कर उनसे माफ़ी मांगी। सोचा कि मैंने तुरंत उनका पैर पकड़ा और वहीं सड़क पर लोट लोट कर उनसे माफ़ी मांगी। सोचा कभी सरकारी नौकरी होने पर उन्हें ही मेरा रिकमेंडेशन लिखना पड़ा तो
खैर दोनों नहीं हुए, तो मैंने अपनी अभद्रता के लिए उनसे क्षमा मांगी। सॉरी शब्द इतना लगातार उन्हें एक सीरीज़ में बोलता गया कि शायद मेरा कहा वाक्य धुल जाए। बगल की सड़क किनारे वाली पान दुकान वाला जो ये सब देख रहा था, उसे मुझ पर तरस आ गया। सर के लिए एक पान लगाता हुआ आया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, जाने दीजिए सर, बेचारा बेवकूफ़ है। खैर सर ने फिर निष्प्रिय भाव से गिलौरी मुंह में डालते हुए कहा, बेटा सोच समझ कर किसी को कुछ बोलना चाहिए। खैर घर जाओ। मैं सर का काफ़ी कृतज्ञ हो गया। अपराध बोध से ग्रस्त था, अपने को कोस रहा था। क्या मैं थोड़ा पीक नहीं सहन कर सकता हूँ? मुझे अब समझ आने लगा था कि मुझे आगे वाली गाड़ी से दूरी बनाकर चलना है। पीक ने मुझे एक अच्छा और अनुभवी चालक बना दिया है। अब मुझे सड़क पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि हर कोई एक पीक बम है, कभी भी फूट सकता है। दूरी बनाकर चलना ही बेहतर है। इससे मैं दुर्घटना की भी संभावना से कोसों दूर रहता हूँ। अपने को बचाने के लिए मैं बिल्कुल ऐसे चलता हूँ जैसे किसी वीडियो गेम का हिस्सा हूँ और पॉइंट मुझ पर ही हैं। मुझे पीक से शूट होने से बचना है। फिर भी मैं एक बार फिर से शूट हो गया तो मैंने बहुत आदरपूर्वक उस व्यक्ति से कहा, भाई साहब मुझ पर थूकने का धन्यवाद, थूकना ही चाहिए, किसी जन्म का उद्धार होगा। खैर अगर आप अपने से बाईं ओर थूकेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। मैं दाईं तरफ था, कृपया बाईं तरफ थूकें। इससे गलत साइड से ओवरटेक करने वालों को एक सबक भी मिलेगा। और मेरा बोलना गलत ना लें, ज़रूर थूकें। वह व्यक्ति भी मेरा दर्शन सुनकर काफ़ी गदगद हो गया। उसने कहा, मैं धन्य हो गया, पहली बार किसी जीवित मनुष्य से मिल रहा हूँ। सही है, आज तक किसी के ऊपर पड़ी नहीं होगी या किसी ने उन्हें कही ना होगी, तो उनके लिए तो सारे मृत ही हुए। आज एक जीवित को दूसरा जीवित मिला था। खैर पान का सबसे रोचक किस्सा तो मेरे बचपन के मित्र भूरान भाई सुनाते हैं। अपने कार्य के सिलसिले में उन्हें अक्सर रेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हुआ यूं कि एक सफ़र के दौरान ट्रेन में डकैती हो गई। डाकुओं के सरदार ने, जिनके पास पिस्तौल थी, उनके डब्बे में बैठे एक बुज़ुर्ग के ऊपर तान दी। बुज़ुर्ग बेचारे पान के काफ़ी शौकीन रहे होंगे और जर्दे के कुछ ज़्यादा ही। बेचारे डर के मारे जब उन्होंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो उनके मुंह से निकली जर्दे की बू से बेचारे सरदार को मतली आने लगी। मतली मतलब उल्टी। बहुत लोगों को जर्दा नहीं बर्दाश्त होता है। बेचारा वहीं उल्टियां करने लगा और अगले स्टेशन पर सबसे माफ़ी मांग कर उतर गया। मुझे लगता है पान खाने वालों को रेलवे में कुछ कंसेशन तो मिलना ही चाहिए इस घटना के बाद। अंत में कोरोना का कहर देखते हुए इतना ही कहना चाहूँगा, हंस हम चाहे जितना भी लें, पर यह समझ लें कि धरती हमारी माँ है। उसी पर हम चलते हैं, फिरते हैं, खाना उगाते हैं, उस पर घर बनाकर रहते हैं और उसी की वजह से जीवित हैं। हम अपनी माँ पर थूकें नहीं। पान खाने वालों से मुझे परहेज़ नहीं। मेरी दादी माँ भी खाती थीं पर पीकदान रखती थीं। मैंने उन्हें कभी धरती पर थूकते नहीं देखा है। पीक क्या, मुझे हर थूकने वाले से यही कहना है। उन सबों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि कोरोना के बाद मुझे लाल शर्ट नहीं सिलवानी पड़े। हाँ, लाल हेलमेट से मुझे परहेज नहीं है, पहले वाला काफ़ी पुराना भी तो हो रहा है। धन्यवाद।